नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को जल्द ही मिलेगा बड़ा तोहफा। संभव हुआ तो अमेरिका में दिवाली को प्रशासनिक अवकाश किया जा सकता है घोषित। मुंबई ड्रग्स मामले को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने मंगलवार सुबह एक बार फिर देवेंद्र पर जोरदार हमला बोले मोदी से भी आगे हैं वानखेड़े। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, 31 से 35 पैसे की हुई बढ़ोतरी है। राजस्थान के वल्लभनगर और धरियावाद सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना के शुरुआती नतीजे धीरे धीरे आए सामने। सीटों के शुरुआती रुझान में कांग्रेस दे रही टक्कर। छत्तीसगढ़ में चल रहे 5 दिवसीय राज्योत्सव के समापन के मौके पर राज्यपाल अनुसुईया ने नक्सलवाद पर गहरी चोट की, बोले राज्य से जल्द ही नक्सलवाद का होगा सफाया। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को जल्द ही एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। अगर संभव हुआ तो अमेरिका में दिवाली को प्रशासनिक अवकाश घोषित किया जा सकता है। ये घोषणा भारतीयों के लिए बहुत मायने रखती है। हालांकि दिवाली को प्रशासनिक अवकाश के रूप में मान्यता बुधवार को पेश होने वाले विधेयक पर निर्भर करती है। दरअसल अमेरिका कांग्रेस की सदस्य कैरोलिन मेलोनी की ओर से बुधवार को अमेरिकी कांग्रेस के सामने दिवाली को संघीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया जाएगा। बुधवार को पेश होने वाले इस विधेयक के समर्थन में डेमोक्रेट कांग्रेस के सदस्यों के साथ इंडिया कॉक्स कांग्रेस के सदस्य रॉ खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति और अन्य अधिवक्ता भी शामिल होंगे। यदि इस विधेयक को मंजूरी मिल जाती है तो अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को दिवाली पर छुट्टी मनाने का मौका मिलेगा और भारतीय अमेरिकियों की सांस्कृतिक विरासत का भी सम्मान करेगी। विधेयक का मंजूरी मिलते ही अमेरिका की कई दफ्तरों में दिवाली वाले दिन छुट्टी रहेगी। अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य कैरोलिन मेलोनी भारतीय अधिवक्ताओं के साथ लंबे समय से सक्रिय है। उन्होंने ही भारतीय पर्व दिवाली को सम्मान देने के लिए एक डाक टिकट जारी करवाया था। ये डाक टिकट 2016 से सर्कुलेशन में है। मुंबई ड्रग मामले को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने मंगलवार सुबह एक बार फिर से प्रेस वार्ता की। उन्होंने इस दौरान देवेंद्र पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने किसी के ऊपर हवा में आरोप नहीं लगाया, बल्कि तथ्यों के साथ इसे सामने लाए हैं। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि समीर वानखेड़े देवेंद्र के करीबी हैं। वानखेड़े ड्रग्स का खेल खेलकर करोड़ों की उगाही करता है। उनके बाकी के अधिकारी को देखिए जो केवल 700 से लेकर 1000 रुपए की शर्ट पहनते हैं, लेकिन वानखेड़े 70,000 की शर्ट पहनते हैं। वानखेड़े रोज नई शर्ट बदल कर आते हैं। उन्होंने तो पीएम मोदी को भी पीछे छोड़ दिया। इतना ही नहीं, वानखेड़े 2 लाख के जूते, 25 लाख की घड़ी पहनते हैं। एक सामान्य अधिकारी के पास इतना सब कुछ कहां से आया? नवाब मलिक ने कहा कि कल देवेंद्र ने कहा कि नवाब मलिक के दामाद के घर से गांजा बरामद हुआ है। अपने निकटतम वानखेड़े से पंचनामा मंगा लीजिए। नवाब मलिक के दामाद के घर से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। पंचनामा वानखेड़े के पास मौजूद है। नवाब मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े जब से इस विभाग में आया उसने अपनी एक प्राइवेट आर्मी खड़ी की है। ये प्राइवेट आर्मी धड़ल्ले से शहर में ड्रग्स का कारोबार करती है। छोटे छोटे मामले उजागर होते हैं, लोगों को फंसाया जाता है। वानखेड़े के जरिए हजारों करोड़ों रुपए की उगाही हुई है। देवेंद्र ने नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध होने वाले आरोप पर मलिक ने कहा किसी में हिम्मत नहीं कि उन पर इस तरह की उंगली उठा सके। इसके अलावा नवाब मलिक ने एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को लेकर कहा कि समीर के जरिए इस पूरे रैकेट ने करीब 1000 करोड़ की उगाही की है। मलिक ने कहा कि देवेंद्र ने कहा है कि दिवाली के बाद हम बम फोड़ेंगे। आपको प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं, आप जल्द से जल्द खुलासा करें। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से मंगलवार को छठे दिन पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल के दाम
में कोई बदलाव नहीं हुआ। मंगलवार डीजल के दाम स्थिर रहे, वहीं पेट्रोल के दामों में 31 से 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। कई राज्यों में इसके दाम 100 रुपए से ऊपर पहुंच चुके हैं। देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की आमदनी पर असर डाल रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 110.4 रुपए जबकि डीजल का दाम 98.42 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 115.85 रुपए और डीजल की कीमत 106.62 रुपए प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 110.49 रुपए जबकि डीजल का दाम 101.56 रुपए प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 106.66 रुपए लीटर है तो डीजल 102.59 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग 2 गुना हो जाता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां और करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं, वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन से जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल के रेट में ये कॉस्ट भी जुड़ती है। राजस्थान के वल्लभनगर और धरियावाद सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना के शुरुआती नतीजे सामने आने लगे हैं। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस विपक्षी दलों को टक्कर दे रही है। शुरुआती रुझान के मुताबिक धरियावाद में अब तक 3 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। यहां पर कांग्रेस के नाराज मीना 1307 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं वल्लभनगर सीट पर कांग्रेस के प्रति शक्तावत 1096 वोट से आगे चल रही है। राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना मंगलवार को शुरू हो चुकी है। यहां उदयपुर की वल्लभनगर और प्रतापगढ़ की धरियावाद विधानसभा सीट पर विधायकों का निधन हो जाने के कारण उपचुनाव कराए गए थे। सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना के तहत पहले चरण में बैलेट पेपर से पड़े वोट की गिनती की जा रही है। इसके बाद ईवीएम मशीन से हुए मतदान की गिनती की जाएगी। इन चुनावों में यह पहला मौका है कि जब निर्वाचन विभाग ने 80 साल से ज्यादा बुजुर्ग, कोविड पीड़ित व्यक्तियों और पीडब्ल्यूडी वोटर के मतदान घर घर जाकर लिए थे। छत्तीसगढ़ में चल रहे 5 दिवसीय राज्योत्सव के समापन के मौके पर राज्यपाल अनुसुईया ने नक्सलवाद पर गहरी चोट की है। उन्होंने कहा है कि राज्य से जल्द ही नक्सलवाद का सफाया होगा। हम सभी संयुक्त प्रयासों से जल्द ही इस खतरे को खत्म कर देंगे और राज्य को इससे मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि शांति स्थापित करने के लिए राज्य की उन्नति जरूरी है, इसलिए हमें यह समीक्षा करनी चाहिए कि हमें किन क्षेत्रों में पिछड़ गए हैं। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के कुछ हिस्से हिंसा से प्रभावित हैं। इस हिंसा को खत्म करने के लिए हम सभी को संयुक्त प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। नक्सलवाद को खत्म करने के बाद छत्तीसगढ़ और तेजी से आगे बढ़ेगा। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राज्य में युवा महोत्सव का आयोजन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हर साल 12 से 14 जनवरी के बीच 3 दिवसीय लोक कला और साहित्य महोत्सव का आयोजन होगा। रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आखिरकार सोमवार देर रात प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ईडी ने देशमुख से 12 घंटे तक पूछताछ की थी। एजेंसी के अधिकारियों का कहना था कि एनसीपी नेता देशमुख मामले से जुड़े सवालों को लेकर टालमटोल करते रहे। देशमुख को मंगलवार सुबह स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। एजेंसी अदालत से देशमुख को हिरासत में रखने की अनुमति मांगी। देशमुख सोमवार को दोपहर करीब 11:40 पर दक्षिण मुंबई के बेलाड स्टेट स्थित ईडी के दफ्तर पहुंचे। उसके बाद ईडी के सहायक निदेशक तासीन सुल्तान और उनकी टीम देशमुख से लगातार पूछताछ की। ईडी के एक अधिकारी के मुताबिक महाराष्ट्र पुलिस में 100 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत सह जबरन वसूली रैकेट में मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत देशमुख का बयान दर्ज किया गया है। ईडी ने मामले में देशमुख को 5 बार समन जारी किए, लेकिन वह एक बार भी पेश नहीं हुए थे। देशमुख हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी संरक्षण की कोशिशें करते रहे और महीनों तक गायब रहे।
बीते हफ्ते बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से ईडी के समन को रद्द करने से इनकार करने के बाद उनके पास जांच एजेंसी के सामने पेश होने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा था। वहीं देशमुख ने पेशी से पूर्व कहा, कुछ निहित स्वार्थों द्वारा एक गलत कहानी, एक गलत धारणा बनाई जा रही है कि मैं प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने से बच रहा हूं। यह प्रचार निराधार है। मैंने बिना किसी डर या पक्षपात के केवल पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। मैं इस तरह के निष्पक्ष अधिकारियों के सामने पेश होने और मेरे खिलाफ लगाए गए आरोपों के झूठ को उजागर करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे उम्मीद है कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी निष्पक्ष तरीके से कार्य करेंगे और जांच में मेरे सहयोग के बारे में शंकाओं को भी दूर करेंगे। ईडी का जब भी समन्स आया, मैंने उनको लिखित रूप से बताया कि हमारी जो केस है हाईकोर्ट में हमने दायर की है, उसकी सुनवाई चालू है। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने हमारी केस दायर की है। हाईकोर्ट का केस का नतीजा आने के बाद मैं खुद ईडी के ऑफिस में आऊँगा। इस प्रकार का मैंने उनको हर एक समन्स के बाद में खत लिखा। उसके बाद भी उनके समन्स आते रहे। ईडी के अधिकारियों ने जब हमारे घर में छापे मारे, तब मैंने, मेरे परिवार ने, हमारे सभी सहकारियों ने उनको पूरा कोऑपरेट किया। पूरा दिन मैं उस दिन घर में रह के ईडी के ऑफिसर को कोऑपरेट किया, उनको स्टेटमेंट दिया, उनको जो भी पेपर चाहिए तो पेपर दिया। सीबीआई का मुझे 2 बार जब समन्स आया तो सीबीआई के दफ्तर में भी मैं 2 बार जाके आया। आज भी मेरी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आज भी मेरी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, फिर भी उसको थोड़ा वक्त लगने वाला है। कानपुर में एक और महिला में जीका संक्रमण पाया गया। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और लखनऊ के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने संक्रमण की पुष्टि की है। इस तरह शहर में अब तक कुल 11 रोगियों में जीका संक्रमण मिला है। इनमें 5 महिलाएं हैं। एक गर्भवती महिला भी संक्रमण की चपेट में है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने चकेरी क्षेत्र के 2500 घरों का सर्वे कर जीका संदिग्ध बुखार रोगियों की सैंपलिंग की। जीका संक्रमण के फैलाव के मद्देनजर चकेरी क्षेत्र के 3 किमी दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। यहाँ गर्भवती महिलाओं और बुखार रोगियों की सूची तैयार की जा रही है। सोमवार को शिव कटरा की 45 वर्षीय महिला को जीका की पुष्टि हुई है। शिव कटरा में संक्रमित मिलने के बाद जीका का संक्रमण अब चकेरी की 10 मोहल्ले में फैल चुका है। इसके पहले पोखरपुर, आदर्श नगर, श्याम नगर, कालीबाड़ी, ओमपुरवा, काकोरी, लालकुर्ती, पूनम टाकीज और काजीखेड़ा में संक्रमित मिले हैं। जिस मोहल्ले में जीका संक्रमित मिल रहा है, वहां से एडिज HP मच्छरों को पकड़कर सैंपल NICD दिल्ली जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। भूमध्य सागर से आ रहे पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते एक बार फिर मैदान से लेकर पहाड़ तक मौसम का मिजाज बदला है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते राजधानी समेत आसपास के पर्वतीय जिलों में मंगलवार को बारिश हो सकती है। 3500 से अधिक मीटर की ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम के बदले मिजाज से राजधानी दून के अलावा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में कहीं कहीं हल्की से बारिश होने के आसार हैं। हालांकि इस बार पश्चिमी की सक्रियता बहुत अधिक नहीं है। ऐसे में बहुत अधिक चिंता की जरूरत नहीं है। वहीं ठंड का तेजी से बढ़ना तय है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। वहीं बद्रीनाथ धाम में सोमवार को सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई थी। बर्फबारी से धाम में कड़ाके की ठंड बढ़ रही है। दोपहर बाद केदारनाथ धाम में करीब आधे घंटे तक हल्की बर्फबारी हुई थी। धाम की ऊंची चोटियों पहले ही बर्फ से ढक चुकी हैं। अब धाम से लगी पहाड़ियों में भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। लगातार मौसम खराब रहने और बर्फबारी होने से बद्रीनाथ धाम में ठंड का प्रकोप काफी बढ़ गया है।
धाम में आने वाले यात्री ठंड से ठिठुरते नजर आ रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ में बर्फबारी का असर जोशीमठ क्षेत्र में भी नजर आया। मंगलवार से पंच दीपोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। उत्तराखंड में धनतेरस पर खरीदारी से बाजारों में लक्ष्मी की बरसात होने की उम्मीद है। ग्राहकों के इंतजार में बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक, सराफा और सजावटी सामान का बाजार तैयार है। परंपरा निभाने के लिए जमकर खरीदारी होगी। व्यापारियों ने रंग बिरंगे गुब्बारे, झूमर और रंगीन लाइटें लगाकर दुकानों को आकर्षक रूप से सजाया है। एक दिन पहले ही बाजार में लोगों की भीड़ देखकर कारोबारियों के चेहरे खिल उठे। देहरादून में हालांकि भीड़ कुछ कम नजर आई, लेकिन व्यापारियों को उम्मीद है कि मंगलवार को बाजार में धन वर्षा होगी। वैसे तो करवा चौथ से पहले ही बाजार में रौनक होने लगी थी। लोगों ने दुकानों को सजाना शुरू कर दिया था, लेकिन दीपावली के त्योहार को लेकर बाजार गर्म हो गया है। पंचदीपोत्सव के तहत मंगलवार को धनतेरस है। इसके लिए शहर के विभिन्न बाजारों में सराफा, बर्तन, कपड़े, साज सज्जा, इलेक्ट्रॉनिक के सामानों और आदि के दुकानदारों ने दुकानों को सजा लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह के पुत्र और दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंदर सिंह का सोमवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गए। अरविंद सिंह 2008 में कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली के देवली विधानसभा से विधायक चुने गए थे। उनके बहनोई पवन अरोड़ा ने कहा कि मंगलवार को लोधी रोड शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देवली विधानसभा सीट से पूर्व विधायक अरविंद के निधन पर कांग्रेस के नेताओं ने गहरा शोक जताते हुए कहा कि उन्हें साधारण व्यक्तित्व और सामाजिक जागरूकता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। पवन खेड़ा ने ट्वीट किया कि मेरे सहयोगी और दोस्त अरविंद सिंह के असामयिक निधन के बारे में सुनकर स्तब्ध हूँ। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए अथक परिश्रम किया था। उनकी कमी हमेशा खिलेगी। दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष अभिषेक दत्ता ने कहा कि अरविंदर स्कूल में मेरे सीनियर थे और बहुत ही सरल और अच्छे दिल के व्यक्ति थे। उन्होंने क्रिकेट में दिल्ली का प्रतिनिधित्व भी किया था। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दिल्ली के पूर्व विधायक और पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह के बेटे अरविंदर सिंह की मौत पर दुख जताया है। उनका सोमवार दोपहर राष्ट्रीय राजधानी में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी, पुत्र और बेटी है। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे अरविंदर सिंह की मौत के बारे में जानकर दुख हुआ और परमात्मा के आगे अरदास करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में शाश्वत निवास दे और परिवार को ईश्वरीय आदेश मानने का हौसला प्रदान करे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने डाबर के उस विज्ञापन को वापस लिए जाने पर चिंता जताई, जिसमें एक समलैंगिक जोड़े को करवा चौथ त्योहार मनाते हुए दिखाया गया था। उन्होंने इसे सार्वजनिक बताया है। डाबर इंडिया के अनजाने में लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए बिना शर्त माफी मांगी थी। हिंदू त्योहारों से संबंधित विज्ञापन के कारण कंपनी को सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया के कई उदाहरण सामने आए थे, जिसके बाद कंपनी को अपने उस विज्ञापन को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से आयोजित नालसा के कानूनी जागरूकता के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने केवल महिलाओं के मुद्दे पर जागरूकता लाने पर जोर दिया, बल्कि हमारे समाज की मानसिकता बदलने को लेकर पुरुषों की युवा पीढ़ी को भी जागरूक करने की बात कही। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, एक विज्ञापन था जिसे सार्वजनिक के आधार पर कंपनी को हटाना पड़ा। जितना अधिक हम ये महसूस करेंगे कि महिलाओं की श्रेणी में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नुकसान है, उतना ही हम उनकी व्यक्तिगत और वास्तविक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे। महिलाओं के लिए सच्ची स्वतंत्रता वास्तव में परस्पर विरोधी है। हमारा संविधान एक परिवर्तनकारी दस्तावेज है जो पितृसत्ता में निहित संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने की मांग करता है। घरेलू हिंसा अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम जैसे कानून महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को पूरा करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में एनआईए की तर्ज पर राज्य जांच एजेंसी का गठन किया गया है। इस एजेंसी एनआईए व अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करेगी। एसआईए का गठन आतंकवाद पर प्रभारी अंकुश के लिए किया गया।
यह एजेंसी आतंकवाद से जुड़े मामलों की प्रभावी जांच करने के साथ अभियोजन की कार्रवाई भी करेगी। प्रदेश के गृह विभाग की ओर से सोमवार को जारी आदेश के अनुसार SIA में एक निदेशक होगा। इसमें अधिकारी और कर्मचारी सरकार की ओर से भेजे जाएंगे। CID प्रमुख एजेंसी के मानद निदेशक होंगे। मूल वेतन का 25% विशेष प्रोत्साहन राशि SIA में तैनात कर्मचारियों को दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब समय आ गया है कि आंदोलन कर रहे किसान हमारे ही लोग हैं, उनको समझाया जाएगा। हम किसी का नुकसान नहीं चाहते, लेकिन किसान आंदोलन का रास्ता निकलेगा। सरकार की तरफ से बातचीत जारी है। हमने यह भी आह्वान किया कि कुछ किसान नेता इसके लिए तैयार भी हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली बॉर्डर के रास्ते खोलने को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। वे किसानों से लगातार बात कर रही है। उम्मीद है कि जल्द रास्ते खोले जाएंगे। जहां 3 कृषि कानूनों का मामला है तो ये हरियाणा का नहीं, केंद्र का मामला है, लेकिन फिर भी कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं। इससे दिल्ली के साथ लगते गांव और उद्योगों को भारी नुकसान हुआ है। भाकियू नेता राकेश टिकैत ने 26 नवंबर को दिल्ली में पक्के तंबू लगाने और गुरनाम चढ़ूनी ने PM के घर दिवाली मनाएंगे के जवाब में मनोहर लाल ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहने का भी हक सभी को है। CM ने कहा कि हर साल 26 नवंबर आता है, इस बार भी आएगा और तिथियां तो आती जाती रहती हैं। स्नातक मेडिकल परीक्षा नीट 2021 के ऑल इंडिया टॉपर मृणाल कुटेरी कहते हैं कि मैंने बचपन में इंजीनियरिंग बनने का सपना देखा था। 7वीं कक्षा के बाद मैंने इंजीनियरिंग बनने की ख्वाब देखा तो वीडियो गेम्स खेली, पर उसमें कुछ मजा नहीं आया। इसके बाद भारतीय सेना में जाने की सोची और फिर सेना में डॉक्टर बनने की सोचने लगा, पर बाद में फैसला लिया कि मुझे सामान्य डॉक्टर बनना है। बस यही सोचकर तैयारी शुरू कर दी। सेल्फ स्टडी के साथ साथ कोचिंग में भी तैयारी की। मृणाल कहते हैं कि सफलता के लिए हर वक्त पढ़ाई जरूरी नहीं होती। पहले मैंने भी टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई शुरू की, लेकिन बाद में बोझिल होने के कारण अपने ढंग से पढ़ाई शुरू की। मैं हर 45 मिनट के बाद ब्रेक लेता था। जो विषय जल्द से याद हो जाता था उसे सबसे पहले याद करता था। ऐसे ही परीक्षा में भी जो प्रश्न पहले आते हैं उन्हें सबसे पहले याद करता हूँ। मृणाल कहते हैं कि मेरी माँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो पिता HR कंसल्टेंट हैं, लेकिन मैंने डॉक्टर बनकर आम लोगों की सेवा करने की सोची ताकि दूसरों की मदद कर सकूं। मोटे तौर पर समझे तो पारंपरिक पटाखों के मुकाबले ग्रीन पटाखों से हानिकारक धुआं और पदार्थ कम निकलते हैं, जिससे 40 से 50% तक प्रदूषण घटाया जा सकता है। साथ ही दम घोटू धुआं के उलट इनसे निकलने वाले अरोमा से आतिशबाजी खुशबूदार भी बन जाती है। यह आकार में छोटे होते हैं, जिनमें एल्यूमिनियम, बेरियम, पोटेशियम, नाइट्रेट और कार्बन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ फिर इनकी मात्रा बहुत कम होती है। हालांकि ग्रीन पटाखे दिखने और जलने और आवाज में सामान्य पटाखों जैसे होते हैं, लेकिन इनसे नाइट्रोजन और सल्फर जैसी गैसें भारी मात्रा में नहीं निकलती। भारत में ग्रीन पटाखे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान की इजाद है। फिलहाल के लिए आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार।